हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 36,000 फीट। आज मैं आपको बताऊंगी मेरे 10 साल के फ्लाइंग करियर का सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस। एक फ्लाइट जिसको शायद लाइफ टाइम तक नहीं भूला जा सकता। एक फ्लाइट जिसे मैं जब भी याद करती हूँ या किसी को भी बताती हूँ तो आज भी गूज़बम्प्स आ जाते हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। So this was a flight I'm talking about from Delhi to Amsterdam. So हमने दिल्ली में रिपोर्ट किया था रात के 1 बजे। बोर्डिंग कराई, सारे पैसेंजर्स को बिठाया, सारा काम खत्म किया एंड देन वी वर रेडी टू टेक ऑफ अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग। टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही सर्विस स्टार्ट करी और मैं अराउंड 42nd रो तक पहुंची, तो 42nd डेल्टा और 42nd एको मतलब 42nd डी और ई पे एक कपल बैठा था। बेसिकली एक सर एंड मैम बैठे थे जो अराउंड 50 टू 60 इयर्स के एज के बीच में थे। सो मैंने मैम से पूछा कि मैम आप कुछ खाएंगे, वुड यू लाइक टू हैव सम स्नैक्स अलोंग विद सम बेवरेज। सो उन्होंने बोला कि उनको तो एक काठी रोल वेजिटेरियन खाना है और सर के लिए उन्होंने बोला कि आप उनको सोने दीजिए, वो नहीं खाएँगे। सो इसी पे ही मैंने आउट ऑफ कंसर्न मैम को बोला कि मैम एक बार थोड़ा सर को खाने दीजिए या फिर वो कुछ पी लें। बिकॉज़ क्या होता है नॉर्मली हमारे एक्सपीरियंस से कि जब ओल्ड एज पैसेंजर्स ऐसे ट्रैवल करते हैं और काफ़ी देर तक नहीं खाते हैं या फिर बिना खाए ही सो जाते हैं लंबा, तो नॉर्मली उनका शुगर ड्रॉप हो जाता है या वो थोड़े से अनकॉन्शियस हो जाते हैं बिकॉज़ ऑफ देयर एज। सो इसलिए मैंने सजेस्ट किया मैम को कि सर को थोड़ा-सा खाने दीजिए या फिर थोड़ा-सा उनको जूस दे दीजिए ताकि फिर वो आराम से सो जाएँ, खाली पेट ना सोएँ। तो मैम ने सर को उठाने की कोशिश करी बट सर ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने भी सर को उठाया थोड़ा-सा, तो सर ने धीरे-धीरे अपनी आँखें खोली बट वो थोड़े से अलग रिस्पॉन्ड कर रहे थे, मतलब नॉर्मल नहीं लग रहे थे। तो मैंने मैम से पूछा कि क्या सर ठीक है? उनकी तबीयत तो खराब नहीं है? तो मैम ने बोला कि नहीं शायद वो नींद में हैं पर ऐसा तो वो करते नहीं हैं। तो हमने सर को थोड़ा-सा और उठाने की कोशिश करी, तो हमें फ़ील हुआ कि उनको ब्रीथिंग इश्यूज़ होने लग रहे हैं। वो थोड़ी ज़ोर-ज़ोर से साँसें ले रहे हैं और वो थोड़ा-सा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं हमें ठीक से। बस, यही एक टाइम था जब मैं समझ गई कि ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और हमें अब पेज फॉर डॉक्टर करना होगा। पेज फॉर डॉक्टर का मतलब होता है कि जब भी आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी दिखे या आपको लगे कि कोई पैसेंजर सीरियस है, तो आप फटाफट डॉक्टर के लिए पेज करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इफ देयर इज़ एनी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक ऑन बोर्ड लाइक प्लीज़ कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट केबिन क्रू, ताकि कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल भी हो जो हमारी हेल्प कर सके। इसी के साथ जैसे ही मेरे क्रू को मैंने बताया कि ऐसा कुछ है, तो उन्होंने फटाफट अनाउंसमेंट करी और मैंने सर को फटाफट लिया और बाकी पैसेंजर्स जो आस-पास कुछ लड़के बैठे थे उनकी हेल्प ली और हम सर को फटाफट पीछे ले गए। पीछे मतलब कि पीछे गैली में ले गए ताकि जहाँ पे हम उनको सीधा लिटा सकें और उसी टाइम उनको ऑक्सीजन दे सकें। थैंकफुली उसी फ्लाइट पे हमारे पास 5 डॉक्टर्स थे। तो उनमें से 2 डॉक्टर्स हमारे पास आए और उन्होंने फटाफट उनके चेक किया और बोला कि उनको वाइटल्स चेक करने हैं इनके। सो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास 3 किट्स होती हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि है फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट और एईडी। वाइटल्स चेक करने के बाद डॉक्टर्स ने बताया कि पेशेंट बिल्कुल ही ठीक है और उनके वाइटल्स सब कुछ ही बहुत नॉर्मल है, बस आप थोड़ी देर उनको ऑक्सीजन देते रहिए, वो ठीक हो जाएँगे। तो हमने ऑक्सीजन कंटिन्यू किया और कुछ देर बाद हमें सर ने ही बोला कि वो अब ठीक हैं और वो अब बैठना चाहते हैं और अपनी सीट पे जाना चाहते हैं वापस। तो उनका ऑक्सीजन हमने निकाला, सर ने हमें वहीं पे गैली में ही थोड़ी-सी चाय माँगी, हमने उनको चाय पिलाई और इसी के साथ सर सडनली ही हमारे हाथ से बस स्लिप हो गए और एकदम से कोलैप्स होके नीचे गिर गए। एंड दैट्स इट। उसी टाइम लग गया कि अब कुछ मेजर हुआ है। जब मैंने फटाफट उनके वाइटल्स चेक किए, उनकी ब्रीथिंग चेक की तो देयर वाज़ नो ब्रीथिंग, नो पल्स और यही टाइम था सीपीआर देने का। सो मैंने कंप्रेशन स्टार्ट की और दूसरे केबिन ने स्टार्ट किया था रेस्क्यू ब्रेथ साइमल्टेनियसली। इसी के साथ-साथ तीसरा केबिन क्रू एडी का प्रोसीजर स्टार्ट करता है। एडी मतलब कि ऑटोमैटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक के लिए काम आता है और इसको खोल के इसमें कुछ पैचेस होते हैं, 2 पैचेस जिसको लेफ्ट और राइट पे लगाया जाता है एक पर्टिकुलर एंगल में। अब ये एडी अपने आप हमें इन्फॉर्मेशन पास करता है और हमें बताता है कि हमें कब कंप्रेशंस करने हैं और कब हमें रुक जाना है।
तो जैसे ही हमने कंप्रेशंस किए, रेस्क्यू ब्रेथ किया, एडी ने हमें इंस्ट्रक्ट कर दिया शॉक एडवाइज्ड, एंड देन एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया उस एडी ने, और सर की बॉडी एकदम से उन्होंने झटका खाया, और ये भी ट्रस्ट मी, मैंने पहली बार किसी को सामने ऐसे देखा था, एंड दैट वाज रियली स्केरी। But being a cabin crew, it's our job and our duty to stay calm and focus throughout. So वही उसके बाद एडी ने हमें बोला स्टार्ट कंप्रेशंस अगेन, और हमने कंप्रेशंस दोबारा स्टार्ट किए, फॉलोड बाय रेस्क्यू ब्रेथ, और ये साइकिल चलता रहा। धीरे धीरे हम मुझे रियलाइज हुआ कि उनकी बॉडी जो है वो कोल्ड हो गई है, उनके माउथ से थोड़ा सा फ्रॉथिंग स्टार्ट हो गया, ही पास्ड यूरिन एज वेल, बट उस टाइम पे हम या डॉक्टर्स उनको डेड डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। हमारा काम है उनको कंप्रेशंस देते रहना और उसी उम्मीद में रहना कि कहीं पे कुछ ऐसा हो जाए और वो एकदम से रिवाइव हो सकते, क्योंकि ऐसे मिरेकल्स एक्चुअली में हुए हैं और हमने सुने हैं। तो हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, हम कंप्रेशंस देते गए रेस्क्यू ब्रेथ के साथ, और शॉक भी उन्हें दिया गया, बट टिल लैंडिंग कुछ नहीं हुआ। लैंडिंग हमने नियर बाय एयरपोर्ट कजाकिस्तान में करी थी। सो बेसिकली जब तक आप लैंड नहीं करते हैं, आप कंप्रेशंस कंटिन्यू करते रहते हैं। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, दैट ये कंप्रेशंस कोई नॉर्मल या कोई आसान चीज नहीं है, इट्स रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट। उस चेस्ट कंप्रेशंस को देना, 2 सेंटीमीटर डीप तक जाना, उस रिदमिक साइकिल को करना उतने स्ट्रेस और प्रेशर में, वो बहुत ही मुश्किल, मेंटली एंड फिजिकली, ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कैबिन क्रू के लिए भी, क्योंकि आप खुद ही बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो पूरे प्रोसीजर्स में। बट उनका चेस्ट कंप्रेशंस और ये चलता रहा अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स, और हमने एक मेडिकल इमरजेंसी लैंडिंग करी टू द नियरेस्ट एयरपोर्ट। लैंडिंग करते ही जब डोर्स खुले, वहाँ के मेडिकल टीम ऑन बोर्ड आई, एंड उन्होंने उनको चेक किया, एंड देन दे डिक्लेयर्ड हिम डेड। यस, इसके बीच में मैम पूरा टाइम, मैं आपको बताना चाहती हूँ एक सिनेरियो, कि वो फ्लाइट पे हमसे पूछ रही थी कि कैसे हैं उनके हस्बैंड, क्या हुआ है, एंड सिंस वो घबरा ना जाए या वो परेशान ना हो, तो हम उन्हें समझा रहे थे बार बार कि कोई बात नहीं, वो ठीक हैं, कोई बात नहीं, आप आराम से बैठिए, हम देख रहे हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, ताकि वो पैनिक ना कर जाए। और इसी के बीच में मैम ने हमें यही बताया था कि वो अपनी बेटी की डिलीवरी होने वाली थी एम्स्टर्डम में, तो वो उसी के लिए जा रहे थे, और वो वहीं रहने वाले थे अपनी बेटी के साथ कुछ महीने, उनकी टेक केयर करने के लिए, और अपने बेसिकली नाती या पोते के साथ कुछ महीने रहने के लिए। तो वही सब दिमाग में आ रहा था जब एक्चुअली में उनको डेड डिक्लेयर किया, और हमें एक्चुअली में, स्पेशली मुझे, उन मैम को बताना था कि ऐसा हो गया है। एंड शायद बात करते हुए भी मैं अभी भी वो इमेजिन करती हूँ, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक डिफ़िकल्ट मोमेंट था मेरे लिए, इनफैक्ट हमारी सारे केबिन क्रू टीम के लिए। जब ग्राउंड्स टीम आई, उन्होंने एक ब्लैक बैग, मुझे अभी भी याद है, वो एक ब्लैक बैग एक ज़िपर के साथ लेके आए, सर को अनड्रेस किया, उनको बेसिकली उसमें डाला, ज़िप किया, और उनको ले गए, और मैम को भी ले गए, बेसिकली उनको एक नेक्स्ट फ्लाइट पे चढ़ाया गया बैक टू दिल्ली। दैट्स हाउ डिसहार्टनिंग इट इज़, और कोई केबिन क्रू, कोई डॉक्टर बे उनको नहीं बचा सका। एंड इसी के बीच में एक बात बोलना चाहती हूँ, ये सब होने के बाद जब डोर क्लोज़ हुआ और फिर से हम लोग टेक ऑफ के लिए तैयार होने वाले थे, और मैं केबिन में गई, तो एक पैसेंजर ने मुझसे बोला, "मैम कितनी देर हो गई? चाय तो पिला दो थोड़ी-सी, हमारा भी तो देख लो, हम भी तो यहाँ बैठे हैं।" एंड दैट्स इट, ह्यूमैनिटी इज़ गॉन। So that's it for now. Just want to tell you how challenging a cabin crew life and a cabin crew job is. उस प्रेशर, उस सिचुएशन में काम रह के उसको डील करना, वो फ्लाइट को कंटिन्यू करना, और आगे फ्लाइट को फिर एम्स्टर्डम लेके जाना, उसी स्माइल के साथ थ्रू आउट, उसी पैशन के साथ थ्रू आउट, वो एक कैबिन क्रू ही कर सकता है, और वो मोमेंट, वो सिचुएशन मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी, एंड कभी किसी की लाइफ में वो सिचुएशन ना आए। So that's all for now. Thank you for watching our video, and if you like our efforts, please like, subscribe and share, and keep watching. Until next time, it's bye-bye.